एपिसोड 10। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी के पास नक्शे का जादुई हथियार खोने के बाद भी अपनी स्थिति को लॉक करने के लिए अन्य साधन मौजूद थे। ये सिर्फ इतना है कि लॉक की गई सीमा थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसे स्वयं ढूंढना आसान नहीं है। वरिष्ठ भाई डू, ऐसा लगता है कि वह हाउटियन दायरे के 7वें स्तर पर 3 लोगों में से एक है। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति है और वह अन्य 2 में शामिल नहीं हुआ है। क्या आप इस श्रेय पर एकाधिकार करना चाहते हैं? फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। अगर हम अभी उससे निपट लें और हम तीनों को सेना में शामिल होने से रोक दें। दूसरों की नज़र में 7वें स्तर के विरुद्ध 3रे स्तर की लड़ाई मौत की तलाश करने जैसा कार्य है। लेकिन फैंग चेन अलग है। अब उसकी ताकत की झोंक से मुकाबला कर सकती है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब फैंग चेन के हाथ में कुछ तुरुप के पत्ते हैं, जिनमें विस्फोटक ताबीज, आग का गोला ताबीज और युद्ध आकाश गोली शामिल है, जो युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाती है। इसके अलावा तलवार और युद्ध के 2 शब्द दाओवेन, शरीर तल के क्षेत्र के 7वें स्तर और इसी तरह। जब तक वे सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और तैयार हैं, वे निश्चित रूप से 7वें स्तर के भिक्षु को मारने में सक्षम होंगे। आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको आसपास के सभी लोगों से निपटना होगा ताकि आप अकेले लड़ सकें। यद्यपि यह कष्टदायक है, परंतु असंभव नहीं है। यदि यह असफल हो जाए तो बस भाग जाओ। उसने अब और संकोच नहीं किया। ब्रह्म ताबीज वापस ले लिया, गुफा से बच निकला, आत्मा आकाश दानव यान से गुजरा और जल्द ही उन 2 लोगों को ढूंढ लिया जिन्होंने पहले बात की थी। इन 2 व्यक्तियों में से एक ने अर्जित क्षेत्र के 5वें स्तर तक साधना की है और दूसरे ने अर्जित क्षेत्र के 4थे स्तर तक साधना की है। आप वास्तव में मुझे कम आंकते हैं। ऐसा लगता है कि 6ठे स्तर के व्यक्ति को मारना आपको सतर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और जी शैडो फुटवर्क का प्रयोग किया। यह आकृति भूत जैसी है। घने जंगल में चुपचाप निकल जाओ। जल्दी से उन दोनों के करीब पहुंचो। इस समय उन दोनों ने फैंग चेन को आते हुए नहीं देखा। वे आलसी तरीके से खोजबीन और बातचीत कर रहे थे, बहुत आलसी तरीके से। कोई रास्ता नहीं था। वे 10 दिनों से खोज रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। डू तियानकियान को यकीन था कि फैंग चेन पास ही में है। 10 दिनों तक तलाश करना किसी और के लिए असहनीय होगा। आपको क्या लगता है वह बच्चा कहाँ छिपा है? किसी ने आलस से पूछा। जो भी हो, एक अन्य व्यक्ति ने जम्हाई लेते हुए कहा, हम चाहे जहां भी हो, अंतिम हत्या का मुख्य श्रेय हमारा नहीं है। बहुत। उसने सिर हिलाया, अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और आगे कहा, आपने कहा था। वह कुछ शिकायत करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़े व्यक्ति की गर्दन पर पड़ रही परछाई पर पड़ी। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक तेज ब्लेड था। वे सामने की ओर खोजबीन करते रहे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पीछे कोई है और फैंग चेन उन पर छिपकर हमला करने की हिम्मत भी करेगा। सावधान रहो, वह याद दिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, तेज धार वाला ब्लेड फिसल गया। जब सिर जमीन पर गिरता है तो वह तुरंत मर जाता है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसे मरने तक ये पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। दूसरे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और फैंग चेन को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लिया। लेकिन फैंग चेन तेज है, साथ ही उसका अपनी ताकत बनाए रखने का कोई इरादा नहीं है। तलवार और युद्ध शब्द प्रकट होते हैं। ये दाओवेन है और 2 दाओवेन हैं। ये कैसे संभव है? तुम, एक कमीने, दाओवेन को कैसे समझ सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसका हृदय धक से रह गया, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं और उसके हाथों की हरकतें थोड़ी रुक गईं। लेकिन समीकरण यही नहीं रुका। अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करो और एक तलवार से वार करो। तभी दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वे केवल जल्दबाजी में ही विरोध कर सकते थे। लेकिन भले ही प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर फैंग चेन से अधिक हो, वह अपनी पूरी ताकत से फैंग चेन पर प्रहार कर सकता है। कोई भी 7वें स्तर का विशेषज्ञ लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करेगा। अकेले उसे छोड़ दें। टकराना। इस तलवार ने तुरंत ही उसकी तलवार को काट डाला। सीधे कंधे पर वार किया और सीधे कंधे और एक हाथ को काट दिया। आह! चीखें तुरंत सुनाई देने लगी। उसके चेहरे पर भय का भाव था। इस समय फैंग चेन ने अपनी तलवार फिर से उठा ली थी। अगर उसने इसे फिर से गिरा दिया तो यह उसे मार देगा। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे यहाँ मजबूर किया गया है। मेरी जान बख्श दो। क्लिक करें। शब्द गिर गए।
फैंग चेन की तलवार गिर गई है। उस आदमी की आंखें खुली हुई थी, उसका चेहरा अविश्वास और निराशा से भरा हुआ था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। फैंग चेन बिल्कुल भी नहीं रुका और एक दिशा में भाग गया। आसपास ही कुछ लोग होंगे। हालांकि यह लड़ाई की आवाज तेज नहीं है, लेकिन इसने दूसरों का ध्यान जरूर खींचा होगा। यदि आप देर करेंगे तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको निशाना बनाया जाएगा, और यदि आप पकड़े गए तो आप लगातार परेशानी में रहेंगे। सचमुच, फैंग चेन के जाने के 10 सांस बाद ही 3 आकृतियां तुरंत यहां प्रकट हुईं। थोड़ी देर बाद डू तियानकियांग सहित कई और लोग दिखाई दिए। जब डू तियानकियांग ने दोनों लाशें देखी तो वह बेहद बदसूरत लग रहा था। ये स्पष्ट है कि यह काम मनुष्यों द्वारा किया गया है, और फैंग चेन के अलावा वह कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने उन्हें यहाँ मारा। एक व्यक्ति ने शव का निरीक्षण करने के बाद कहा, वरिष्ठ भाई डू, ये वही हैं। इस पर भी पिछले वाले जैसे ही घाव हैं। डू तियानकियांग ने ठंडे चेहरे से फैंग चेन की ओर देखा और चिल्लाया, पीछा करो। हाँ, डू तियानकियांग सहित कुल 7 लोग फैंग चेन का पीछा कर रहे थे। दूरी पर फैंग चेन ने आत्मा स्वर्ग की राक्षसी आंखों से देखा और डू तियानकियांग और 7 लोगों को उसका पीछा करते हुए देखा। 6 और, उसने धीरे से कहा, और फिर दूसरी जगह भाग गया। डू तियानकियांग का लंबा सुई प्लेट वाला जादुई हथियार बार बार बदलता रहा और वह भौंचकता रह गया। उसने कहा, 3 लोगों का समूह, मैं अकेला हूँ। बात फैलाओ और खोजो। चूंकि फैंग चेन 2 लोगों से अकेले ही निपट सकता है, वे तीनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए भले ही फैंग चेन उन्हें मारना चाहे, वह नहीं मार सकता। हाँ, 6 लोग सहमत हो गए और फिर वे समूहों में विभाजित हो गए और फैंग चेन के निशानों की खोज जारी रखने के लिए बाएं और दाएं प्रवेश कर गए। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा। बाईं ओर एक 6ठे स्तर पर है और 2 चौथे स्तर पर हैं। दाईं ओर 2 5वें स्तर पर हैं और एक चौथे स्तर पर है। पहले कमजोर को मार डालो। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह दाहिनी ओर मुड़ा। एक ही समय में 3 लोगों को मारना वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन जब तक आत्मा स्वरदानव आंख का उपयोग 2 5वें स्तर के स्वामी को उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता खोने के लिए किया जाता है, तब तक फैंग चेन को विश्वास होगा कि वह उन दोनों को एक तलवार से मार सकता है। शेष चौथे स्तर के गुरु को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। डू तियानकियांग अभी भी फैंग चेन की आकृति की तलाश के लिए लंबी सुई प्लेट जादू हथियार का उपयोग कर रहा था और अचानक दाईं ओर शोर सुना। ऐसा लगता है कि एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। वह तुरंत उस दिशा में चला गया। उनके बीच की दूरी केवल 100 फीट थी और उसे भागने में केवल 10 सांसें लगी। लेकिन जब डू तियानकियांग वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 3 कटी हुई लाशें पड़ी थीं। जहां तक फैंग चेन की आकृति का सवाल है, वह तो पहले ही गायब हो चुका था। केवल 10 सांसों में फैंग चेन ने वास्तव में 2 5वें स्तर के प्रसवोत्तर क्षेत्र के स्वामी और एक चौथे स्तर के प्रसवोत्तर क्षेत्र के स्वामी को एक पल में मार डाला। और इन लोगों को फैंग चेन ने एक ही तलवार से मार डाला। ये कैसे संभव है? डू तियानकियांग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। फैंग चेन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ये वह ताकत नहीं थी जो एक शिष्य के पास होनी चाहिए जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आया हो। भाई डू, क्या हुआ? 6ठे दर्जे का शिष्य भी दौड़कर आया। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फैंग चेन बहुत साहसी है। उसने हम में से बहुतों को मारने की हिम्मत की। ये वास्तव में कोई अफसोस की बात नहीं है कि वह मर गया। उसने शाप दिया। डू तियानकियांग ने देखा कि 6ठे स्तर के शिष्य के पीछे आए अन्य 2 लोग नहीं आए थे और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे हमारे पीछे हैं, उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। शिष्य को इस समय एहसास हुआ कि उसके पीछे वाले दोनों बहुत धीमे थे। अच्छा नहीं है। डू तियानकियांग के चेहरे पर भाव बदल गए। वह उस दिशा में चला गया जहां से 6ठे स्तर का शिष्य आया था। उन्हें शेष 2 चौथे स्तर के शिष्यों को देखने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वे 2 लाशें थीं। वे भी बाकी लोगों की तरह ही थे, तलवार से मारे गए। कोई आवाज भी नहीं हुई। डू तियानकियांग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। फैंग चेन अपने लोगों को मारने के बाद भी भागा नहीं। ये देखते ही कि दोनों अकेले थे, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि फैंग चेन शिकार है, बल्कि वे शिकार हैं जिन्हें फैंग चेन कदम दर कदम खा रहा है। डू तियानकियांग को यह भी महसूस हो रहा था कि अंधेरे में एक जोड़ी ठंडी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक डू तियानकियांग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो उसे कुछ आभास हो गया हो।
उसके बगल में बैठे छठे स्तर के शिष्य ने भी देखा कि डू तियानकियांग अलग था और उसने पूछा, भाई डू, क्या तुम्हें कुछ मिला है? डू तियानकियांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पल के लिए सोचा और उसकी ओर देखा, फिर कहा, तुम्हारे और मेरे लिए उसे पकड़ना असंभव है और वह दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम दूसरों को ढूंढो और मैं पीछा करना जारी रखूंगा। ठीक है, मैं अभी भाई लुओ और बहन बाई को ढूंढ लूंगा। मुझे विश्वास है कि अन्य लोग भी साथ आएंगे। हम निश्चित रूप से उस कमीने को मार पाएंगे। भाई डू, तुम्हें सावधान रहना होगा। वह कमीना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके पास कई चालें हैं और उससे बचना मुश्किल है। शिष्य ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। डू तियानकियांग ने शांति से कहा, जाओ। हाँ, शिष्य ने आदेश लिया और चला गया। डू तियानकियांग ने पीछा नहीं किया, बल्कि चुपचाप बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा। ठीक इसी तरह पूरे 1 घंटे के बाद उसने अचानक एक निश्चित दिशा में देखा और हल्के से कहा, तुम आखिरकार आ ही गए। घने जंगल में धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। वह फैंग चेन थी। फैंग चेन ने उसे हल्के से देखा और कहा, तुम वास्तव में निर्दयी हो। तुम वास्तव में मेरे अनुरोध पर सहमत हो गए। डू तियानकियांग ने उदासीन भाव से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह बेकार कचरा जब मरेगा तब मर जाएगा, जब तक मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन तुम वास्तव में बाहर आने के लिए काफी बहादुर हो। ये पता चला कि फैंग चेन अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, बल्कि उसने डू तियानकियांग को एक संदेश भेजा था। उसे दूसरे व्यक्ति को धोखा देने दें और फिर उसे खुद को मारने का मौका दें। फैंग चेन ने तो ये बात लापरवाही से कही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डू तियानकियांग वास्तव में ऐसा करेगा। लेकिन वह अभी नहीं दिखा, क्योंकि वह छठे स्तर के हाउटियन क्षेत्र को मारने जा रहा था। फैंग चेन ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा और वापस नहीं आऊंगा? अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं लुओ शियू और बाई जियांगमी के साथ मिलकर तुम्हारा पीछा करना जारी रख सकता हूँ। और मुझे तीनों को एक साथ तुम्हारा पीछा करने से रोकने के लिए तुम स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ोगे, है न? डू तियानकियांग मुस्कुराया, कहा, वह भी जुआ खेल रहा था। मैं छठे स्तर को मार सकता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ? फैंग चेन ने शांति से कहा। डू तियानकियांग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आपके पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ बस दिखावा है। ठीक है, उसने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए मुझे एल्डर लुओ का शिष्य बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक बैंगनी लंबा चाकू दिखाई दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार कर दिया। ये तलवार अत्यंत तेज और शक्तिशाली है, मानो ये सब कुछ काट सकती है। फैंग चेन ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवार उठाई। दोनों पक्ष भिड़ गए। टकराना, पहली टक्कर। फैंग चेन लगातार 5 फीट पीछे हट गया। मेरे हाथ सुन्न हो गए। वह थोड़ा हैरान हुआ। ये पहली बार था जब वह किसी आमने सामने की लड़ाई में हारा था। डू तियानकियांग ने केवल 1 फुट पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य से फैंग चेन को भी देखा। आपने वास्तव में मेरे हमले का विरोध किया और केवल 5 फीट पीछे हटे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप तीसरे स्तर पर छठे स्तर के व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन स्तर में अंतर है। आप मुझे हरा नहीं सकते। बात करने का समय। वह फिर से फैंग चेन की ओर बढ़ा। फैंग चेन पर हमला करते रहो। ये देखकर फैंग चेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और भयंकर जादू तलवार तकनीक विस्फोट हो गई। मैंने भी उसका अभिवादन किया। टकराना। दोनों के हमले रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक थे और टक्कर बहुत भयंकर थी। 10 फुट के दायरे में सभी पेड़ नष्ट हो गए। यद्यपि फैंग चेन ने अपनी सारी ताकत शक्तिशाली तलवार जादू तकनीक पर लगा दी, फिर भी वह डू तियानकियांग का मुकाबला नहीं कर सका। कोई रास्ता नहीं है, दायरे का अंतर है। उसे इस हद तक पीटा गया था कि वह पीछे हटने को तैयार था। उसके शरीर पर कई दाग थे और ऐसा लग रहा था कि वह हारने वाला है। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम उसे मार सकते हो? डू तियानकियांग गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। फैंग चेन उदासीन दिख रहा था और कुछ भी नहीं बोला। डू तियानकियांग से ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ बकवास करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी हूँ। अब तुम्हें मार डालने और इस नई दुनिया की खोज करने का समय आ गया है। तुम्हारे जैसे बेकार लोगों पर बहुत समय बर्बाद होता है। जैसे ही वह बोला, उसकी सांसें तेजी से चलने लगी।
पूरे शरीर में बैंगनी ऊर्जा फैल गई, सतह पर बाल उग आए और चेहरा धीरे धीरे बैंगनी भेड़िए की तरह विकृत हो गया। तुम भाग्यशाली हो कि मेरी जादुई शक्ति के तहत मरने में सक्षम हो। बस अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा चाकू उसके शरीर में समा गया, जिसका आकार लंबे चाकू और तीखे पंजों जैसा था। टकराना। अगले ही पल डू तियानकियान टेलीपोर्ट की तरह फैंग चेन के पास आया। पंजे नीचे। बस एक सांस, फिर 100 पंजे निकल आए। हालांकि फैंग चेन की आत्मा दानव आंखें तो टिक सकती हैं, लेकिन उसका भौतिक शरीर टिक नहीं सकता। वह सभी गिरते हुए पंजों का विरोध नहीं कर सका। अंत में एक पंजे ने सीधे उसकी छाती पर एक खूनी घाव कर दिया। यदि फैंग चेन शुद्ध शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर नहीं होता और उसके पास तलवार दानव का शरीर होता, तो वह इस पंजे के नीचे मर जाता। तुमने वास्तव में इसे उठाया था। डू तियानकियान को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक विरोध कर सकते हो। बात करने का समय। उसने फिर से फैंग चेन पर हमला किया। फैंग चेन शांत दिख रहा था, और जैसे ही उसने हमला किया, उसके हाथ में एक रोशनी चमक उठी। उसके हाथ में दुष्ट दानव की ढाल दिखाई दी और उसे उसके सामने रोक दिया। ये देखकर भी डू तियानकियान ने अपना आपा नहीं खोया और हमला जारी रखा। दुष्ट दानव ढाल पर अनगिनत पंजे के हमले हुए, जिससे फैंग चेन को बार बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके क्रूर हमले से साधारण सी दिखने वाली राक्षसी ढाल नहीं टूटी, लेकिन ऊपर से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे भूत रो रहे हों। ये ढाल, ये सरल नहीं है। उसने इस विचित्र राक्षसी ढाल को देखा और असाधारण आभा को महसूस किया। इससे उसकी आंखों में लालच की चमक चमक उठी और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। तुम जैसे कमीने को इतना बढ़िया खजाना देना बेकार है। यह मेरा होना चाहिए, सिर्फ मैं ही इसका हकदार हूँ, उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। फैंग चेन ने उदासीन भाव से देखा और हमले का विरोध करने के लिए राक्षस ढाल का उपयोग करते हुए कुछ उपचारात्मक गोलियां लीं। तलवार दानव के शरीर के साथ, उन्होंने दवा की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तुरंत रक्तस्राव को रोक दिया और चोट को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंग चेन निस्संदेह मर जाएगा। वह बस चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। प्रतिरोध करते हुए उसने ब्लैक मिंग तलवार से वार किया। ये पर्पल लाइट मैजिक ब्लेड है, डू तियानकियान ने व्यंग्य किया और अपने पंजों से अपने शरीर की रक्षा की तथा आसानी से प्रहार का प्रतिरोध किया। इतना कमजोर कट मुझे चोट पहुंचाएगा, ये तो एक ख्वाहिश है, उसने मजाक उड़ाया। लेकिन अगले ही पल राक्षसी ढाल, जो अनगिनत बार सह चुकी थी, अचानक एक काली रोशनी में फूट पड़ी। डू तियानकियान पर गोली चलाओ। ये वास्तव में दुष्ट दानव शील्ड की जादुई शक्ति है। खाओ जवाबी हमला। ये प्रहार ठीक उस समय हुआ जब डू तियानकियान फैंग चेन की जादुई शक्ति का विरोध कर रहा था। अचानक हुए प्रहार ने डू तियानकियान को चौंका दिया, लेकिन हाउटियन दायरे के 7वें स्तर ने फिर भी इस महत्वपूर्ण क्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक तरफ खिसक गया। लेकिन झटका बहुत अचानक था और डू तियानकियान के कंधे पर लगा। कंधा तुरंत छिद गया, खूनी घाव से तुरंत खून बहने लगा। लेकिन डू तियानकियान का बैंगनी भेड़िया रूप विशेष था। उसने केवल कराह कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके रक्तस्राव को रोक दिया। यद्यपि इस हमले से डू तियानकियान घायल हो गया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। लेकिन इससे डू तियानकियान पूरी तरह से क्रोधित हो गया। तुम मर रहे हैं, डू तियानकियान दहाड़ा और बैंगनी हवा उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह उसकी दाहिनी बाह में समा गई। दाहिना हाथ बेतहाशा बढ़ गया। 5 लंबी तलवारें बन गईं, फैंग चेन की ओर वार करते हुए। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने दानव शील्ड को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। टकराना। बैंगनी रंग की लंबी तलवार दानव ढाल पर गिरी। फैंग चेन तुरंत घायल हो गया और उड़ गया। उसने हवा में कई बार खून उगला। वह जमीन पर गिर गया और उसे नहीं पता था कि वह मर चुका है या जिंदा है। उसी समय दानव शील्ड भी हिल गई, डू तियानकियान की ओर उड़ गई। डू तियानकियान सीधे फैंग चेन को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने दानव शील्ड को उड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी और वह कूद पड़ा और दानव शील्ड को पकड़ लिया। हाँ, ये ढाल मेरी है। वह बहुत खुश था और उसे खजाना मिलने का उत्साह भी था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम बदल गया। ढाल से एक भयानक राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, पहले उसके हाथ में और फिर उसके डेंटियन में। उसने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया।
उसने मुश्किल से उस राक्षसी ऊर्जा का प्रतिरोध किया जो उसके डेंटियन पर आक्रमण करने वाली थी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली, बशर्ते उसे थोड़ा समय दिया जाए। वह दानव शील्ड के हमले को दबा सकता था, लेकिन फैंग चेन ने उसे यह मौका नहीं दिया। जब उसने महसूस किया कि दानव शील्ड दू तियानकियान पर पलटवार कर रही है, वह अचानक जमीन से उछल पड़ा। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई। दू तियानकियान की ओर दानव ढाल फेंके जाने का कारण वही था। वह दू तियानकियान को अचंभित करने और पीछे हटने के लिए दानव ढाल की भयानक गुरु भक्षण शक्ति का उपयोग करने जा रहा था। जब तक राक्षसी ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती रहेगी, तब तक फैंग चेन के लिए उसे मारने का मौका रहेगा। आत्मा दानव आंख का मानसिक हमला शुरू हो गया। दू तियानकियान को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। अभी अभी जो प्रतिरोध बना था वह तुरंत हिल गया। राक्षसी ऊर्जा 3 बिंदु आगे प्रवेश कर गई और सीधे डेंटियन में चली गई। पफ! दू तियानकियान ने मुंह भर खून थूका और उसकी नसें फूल गईं। ये किसी राक्षस के कब्जे में होने का संकेत है। उसी समय फैंग चेन की काली तलवार ने अपनी राक्षसी ऊर्जा एकत्र की और बैंगनी दानव ब्लेड ने फिर से वार किया। दू तियानकियान विरोध करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता, उसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। और ऐसा लग रहा था जैसे दानव ढाल उसके हाथ में फंस गई है और वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता। फैंग चेन को नजदीक से कटते हुए देखकर उसकी आंखें भय और पछतावे से भरी थीं। नहीं! जैसे ही नहीं शब्द चिल्लाया गया, फैंग चेन के बैंगनी दानव ब्लेड ने उसकी गर्दन पर वार किया। उसका सिर काट दिया। उसकी आंखें उसकी मृत्यु तक अनिच्छा से भरी रहीं। उसकी लापरवाही और लालच के कारण वह फैंग चेन के हाथों मर गया, जिसे वह एक चींटी मानता था। फैंग चेन जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। इस बार उन्हें बहुत चोटें आईं, लगभग आधी जिंदगी, लेकिन वह जानता था कि यह आराम करने और ठीक होने की जगह नहीं है। एक उपचार की गोली और एक रिकवरी गोली लेने के बाद उसने दू तियानकियान का स्टोरेज बैग ले लिया और लड़ाई के सभी निशान मिटा दिए। खास तौर पर अपने खून का कोई निशान नहीं छोड़ा जा सका। यदि किसी गुप्त उद्देश्य वाले व्यक्ति को उसका खून मिल गया, तो बहुत संभावना है कि उसे तुरंत ही खून के माध्यम से जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, फैंग चेन एक दिशा में चला गया। 100 मील तक छिपकर चलने के बाद उसे पहाड़ी पर एक गुफा मिली। उसने दूसरे दर्जे के राक्षस को मारकर उसने सीधे राक्षस के घोंसले पर कब्जा कर लिया। प्रवेश द्वार की व्यवस्था करने के बाद फैंग चेन पैर मोड़कर बैठने और उपचार शुरू करने में सक्षम हो गया। जैसे ही वह आराम करने लगा, घाव के दर्द से फैंग चेन का गला बैठ गया और वह कांपने लगा। 5 उपचारात्मक गोलियां लेने के बाद फैंग चेन अंततः खुद को रोक नहीं सका और बेहोश हो गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से सो रहा था, लेकिन फैंग चेन धीरे धीरे जाग गया। इस समय उपचार की गोली ने उसके घाव से खून बहना बंद कर दिया था, लेकिन दर्द के कारण फैंग चेन को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जब भी हिलता था तो उसे कोड़े मारे जा रहे हों। सौभाग्य से अधिक मन चल रहा था, जिससे फैंग चेन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, अगर मेरा शरीर तलवार दानव का शरीर नहीं होता, जो उपचार की गोली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। ये शरीर के संयम क्षेत्र का 7वां स्तर भी है, अन्यथा मैं उस दू तियानकियान के हाथों मर सकता था। घाव पर पट्टी बांधने के बाद वह अपनी स्थिति जांचने के लिए जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, लेकिन निरीक्षण के बाद वह हैरान रह गए। 1 मिनट रुको, कैसे मेरा भौतिक शरीर शरीर के तापमान नियंत्रण के 9वें स्तर तक पहुंच गया है? क्या हो रहा है? इस क्षण उसकी अचेत अवस्था में उसकी शारीरिक स्थिति वास्तव में टूट गई और नींव ठोस हो गई, लगभग कोई खालीपन नहीं रहा। ये तलवार दानव के शरीर के कारण होना चाहिए। भौतिक शरीर की चोट और तड़का लगाने से भी भौतिक शरीर में सुधार हो सकता है, और सुधार तलवार दानव का खून निगलने से ज्यादा धीमा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। आखिरकार, अगर आप घायल हो जाते हैं, तो आप मौके पर ही मर सकते हैं या अन्य लोगों को इसका फायदा उठाने का मौका दे सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से मुझे इस बार एक छिपे हुए आशीर्वाद मिला और मेरी साधना शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। अगर मैं फिर से 7वें स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मिलता हूं, तो मुझे इतनी घबराहट नहीं होगी। यहां तक कि लड़ाई भी कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचते हुए फैंग चेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जब तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं खुल जाता, तब तक उसका इस तरह छिपने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि दूसरी पार्टी उसे इस नई दुनिया में मारना चाहती है,
तो वह उन सभी को नई दुनिया में मार देगा। फैंग चेन, जो शैतान के रास्ते में प्रवेश कर गया, दयालु नहीं है। पहले आइए देखें कि डू तियानकियान के स्टोरेज बैग में क्या क्या खजाने हैं। उसने स्टोरेज बैग खोला और उसमें हाथ डाला। डू तियानकियान का जादुई हथियार दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है, जिसमें पूरे 3 फीट की जगह है। अकेले यहाँ 3000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर हैं और कई सामग्रियां, औषधीय सामग्रियां आदि भी हैं, जिनकी कीमत हजारों में है। उनमें से कई दूसरे या तीसरे स्तर के हैं और कुछ अत्यंत दुर्लभ हैं। वहाँ बहुत सारे अमृत भी हैं, लगभग 5 या 6 बोतलें। उपचार की गोलियां और आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने वाली गोलियां सभी ऊपरी स्तर पर हैं, और जो बात फैंग चेन को सबसे ज्यादा खुश करती है वही ये है। अंदर आध्यात्मिक अमृत की 3 बोतलें हैं। यदि वो उन सभी को ले लेता है तो फैंग चेन को चौथे स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कई जादुई हथियार हैं। डू तियानकियान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार एक पीले रंग की तीसरी श्रेणी का जादुई हथियार है, जो बहुत कीमती है। यह अफसोस की बात है कि फैंग चेन ने अपनी तलवार की मरम्मत की, अन्यथा उसकी लड़ाकू शक्ति फिर से बेहतर हो जाएगी। जहां तक अन्य चीजों की बात है तो उनमें भेड़िए के पंजे, एक ढाल और एक लंबी सुई का बक्सा है। कुछ छेड़छाड़ के बाद फैंग चेन को इसका कार्य समझ में आ गया। ये वो खजाना है जिसका उपयोग मुझे खोजने के लिए किया गया होगा, लेकिन ये केवल एक मोटा रास्ता ही बता सकता है, इसीलिए वे मुझे नहीं ढूंढ पाए हैं। इसे अभी रख लो, शायद बाद में काम आ जाए। उसने लंबी सुइयों का डिब्बा अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। उन्होंने ये जांचना जारी रखा कि क्या भंडारण बैग में कोई अन्य अच्छी चीजें हैं, और वास्तव में उन्हें एक अति सुंदर जैड बोतल मिली। जब मैंने जैड की बोतल खोली तो अमृत की खुशबू अचानक मेरे नथुने में घुस गई। फैंग चेन को हल्का सा महसूस हुआ कि उसकी साधना का स्तर थोड़ा सुधर गया है। ये है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। जैड बोतल से अमृत उंडेल दो। फैंग चेन के हाथ में एक सुनहरा लाल अमृत प्रकट हुआ और उसकी सुगंध मनमोहक थी। तीसरे स्तर की आत्मा शिरा गोली। ये शिरा खोलने वाली स्वर्गीय गोली से कमतर नहीं है। अगर मैं इसे अभी ले लूं तो दूसरी शिरा खोलने में कोई समस्या नहीं होगी। पहले मेरी मेरिडियन खोलो और फिर हाउटियन दायरे के चौथे स्तर तक पहुंचो। फिर मेरी 2 मेरिडियन का उपयोग शार्प डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास करने के लिए करो। चौथे स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी। फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। 7वें स्तर के मजबूत आदमी से फिर से मिलना सिर्फ एक लड़ाई से ज्यादा होगा। हालांकि उसे अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले चीजों को छांट लिया, उपयोगी चीजों को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और बेकार चीजों को दूसरे स्टोरेज बैग में रख दिया। उसके बाद उसने लियू झोंग के भंडारण बैग की खोज की, लेकिन उसकी निराशा के लिए इस व्यक्ति की संपत्ति पिछले लियू झोंग जितनी समृद्ध नहीं थी और उसके पास केवल कुछ आत्मा की गोलियां थीं। हालांकि मुझे याद आया कि छठा स्तर पहले जितना मजबूत नहीं था। इसे अभी कुछ समय पहले ही तोड़ देना चाहिए था, इसलिए इसमें खेती के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं थीं। इसे सुझाने के बाद फैंग चेन ने सभी लिंगमाई गोलियां और आत्मा उत्थान गोलियां अपने सामने रख दी। फिर जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ जाएं और अपने शरीर को उसकी इष्टतम अवस्था में आने दें। फिर उसने लिंगमाई गोली ले ली। अचानक एक मजबूत ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हुई और फैंग चेन के मार्गदर्शन में आधी खुली नसों में विलीन हो गई। फैंग चेन द्वारा खोली गई दूसरी मेरिडियन टोंगटियन मेरिडियन है। ये मेरिडियन चेतना सागर डेंटियन को जोड़ती है और केंद्रीय मेरिडियन जितनी ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतना है कि केंद्रीय मेरिडियन पहले खुलने वाले मेरिडियन के रूप में अधिक उपयुक्त है। आखिरकार यह मुख्य मेरिडियन है जो पूरे शरीर पर हावी है। दूसरों के लिए इन नसों को खोलना अत्यंत कठिन होगा, भले ही उनके पास नाड़ी खोलने वाली दिव्य गोलियां जैसे कि स्पिरिट वेन पिल क्यों न हो। शुरुआती चरण में तो ठीक है, 1 या 2 लोग नस खोल सकते हैं, लेकिन जब आप इसे खोलना चाहेंगे तो नस खोलने की कठिनाई तेजी से बढ़ जाएगी। आपको न केवल बहुत सारे नाड़ी खोलने वाले अमृतों की आवश्यकता है, बल्कि आपके ग्रेड भी उच्चतर होने चाहिए। लेकिन फैंग चेन अलग है। तलवार दानव के खून से रूपांतरित होने के बाद नसों को खोलना अधिक कठिन है, लेकिन एक बार यह खुल जाए तो इसकी नसें दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगी। ये भी फैंग चेन का आत्मविश्वास है कि वह अपनी नसें खोलकर किजों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। जल्द ही फैंग चेन ने अभ्यास शुरू कर दिया। डू तियानकियान के शरीर को पास से गुजरने वाले राक्षसों ने टुकड़ों में फाड़ दिया था। उस समय यहाँ 20 से ज्यादा लोग थे, जिनमें लू शियू, बाई जियांगमेई और दूसरे लोग शामिल थे।
उन्होंने डू तियानकियांग को उसके द्वारा छोड़े गए चिन्ह के माध्यम से पहचान लिया, लेकिन वे उसकी मृत्यु के बारे में बहुत शांत थे। ये डू तियानकियांग वास्तव में बेकार है और वह उस कमीने के हाथों मर गया। लुओक शियू का चेहरा तिरस्कार से भरा था। बाई जियांग में भी ऐसी ही थी। उसने कहा, उस पर उस कमीने ने हमला किया होगा क्योंकि वह लापरवाह था। वह इसके लायक था, वह सारा श्रेय भी लेना चाहता था। लुओ शियू ने इनकार किए बिना सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। निकास खुलने में अभी भी 17 दिन हैं। हमें उसे ढूंढना होगा और इन 17 दिनों में उसे मार डालना होगा। बाई जियांगमेई ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भाई लुओ, चिंता मत करो। मैं अपनी सफ़ेद तितलियां हर जगह स्थापित कर दूंगी। जब तक वह दिखाई देगा, मैं उसका स्थान समझ सकती हूँ। जब तक वह बंद है, वह निश्चित रूप से भागने में सक्षम नहीं होगा। लुओ शियू ने सिर हिलाया। इस मामले में मैं आपको परेशान करूंगा, जूनियर बहन। 3 दिन बाद फैंग चेन अभी भी गुफा में क्रॉस लेग बैठा था। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। डेंटियन और चेतना के समुद्र के बीच प्रकाश चमक रहा था, जैसे एक आकाशगंगा जुड़ रही हो। टोंगटियन मेरिडियन खुला। उसी समय फैंग चेन का क्षेत्र आसमान छू गया। प्रसवोत्तर क्षेत्र के चौथे स्तर को तोड़ते हुए और लगातार शिखर क्षेत्र की ओर चढ़ते हुए उसने जोर से सांस छोड़ी, अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। अंततः मैं सफल हो गया। उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और केंद्रीय और टोंगटियन मेरिडियन तेजी से प्रसारित हुए। पलक झपकते ही उसके हाथों में एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा हो गई। यद्यपि मेरिडियन केवल आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से इकट्ठा करने की भूमिका निभा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अलौकिक शक्तियों के विस्फोट के लिए मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अलौकिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरे लोग आपके द्वारा धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करने और अलौकिक शक्तियों को प्रकट करने का इंतजार नहीं करेंगे, और जब आप शक्ति एकत्रित कर रहे होंगे, तब वे आपको मार देंगे। खेती को बेहतर बनाने में भी मध्याह्न रेखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तथा वे भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करने की कुंजी हैं। वह खड़ा हुआ और अपने अंदर आए बदलावों से काफी संतुष्ट महसूस करने लगा। केवल दूसरे मध्याह्न रेखा को खोलने से ही उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उन्हें थोड़ी निराशा इस बात से हुई कि छोटे टॉवर की 5वीं मंजिल नहीं खुली थी। ऐसा लगता है कि छोटे टॉवर को खोलने की कुंजी न केवल दायरे में सुधार है, बल्कि अन्य कारक भी हैं। यदि उनका अनुमान सही है, तो उच्च स्तर पर पहुंचने से पहले एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को स्वयं की ताकत की आवश्यकता होती है। ये सोचते हुए उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। अब बाहर जाने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि दूसरों के लिए मुझे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। फैंग चेन गुफा से भागकर बाहर आ गया। रास्ते में उन्हें अन्य लोग भी मिले, लेकिन वे उनका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे शिष्य थे जो मिशन के लिए दौड़ रहे थे। फैंग चेन ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि खुद ही चल दिया। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जब वह घने जंगल से गुजर रहा था तो एक सफ़ेद तितली धीरे धीरे उड़कर हवा में विलीन हो गई। हम 10 मील चलने के बाद फैंग चेन को लोगों का एक और समूह मिला। वह उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था और सीधे उनसे बच निकलने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने पाया कि उनमें एक परिचित व्यक्ति भी था। हान जियांग। फैंग चेन के नई दुनिया में प्रवेश करने से पहले हान जियांग ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि उसे एल्डर होंगुन ने भेजा है और वह उसे इस खतरे से बचने में मदद कर सकती है। लेकिन प्रवेश करने के बाद उनका पीछा किया गया और उन्हें केंद्रीय क्षेत्र में भागने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। कौन? फैंग चेन को आश्चर्य तब हुआ जब उसके ठिकाने का पता चल गया। इस समय न केवल हान जियांग स्वयं उपस्थित थे, बल्कि 2 अन्य लोग भी थे। उनकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वे एक स्वामी और एक सेवक हैं। सामने वाला व्यक्ति गर्व से अपना सिर उठाए हुए है, उसके हाथ में एक पंखा है और वह बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने झुककर, सिर हिलाकर आगे वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। जब दोनों ने हान जियांग की बातें सुनी, तो वे तुरंत सतर्क हो गए। हान शियांग की आध्यात्मिक चेतना का पता लगाना उसी स्तर की साधना करने वालों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तव में उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना की वजह से है कि वे सभी तरह से सुरक्षित थे। फैंग चेन पहले तो वहां आना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि हान जियांग ने उसे देख लिया है, तो वह फिर भी वहां से चला गया।
फैंग चेन को देखकर हान जियांग मुस्कुराया। फैंग चेन, तुम अभी भी जीवित हो। इतने दिनों से हान जियांग केंद्रीय क्षेत्र में सक्रिय है, फैंग चेन के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद आधा समय बीत चुका था और फैंग चेन कभी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन अभी भी जीवित और स्वस्थ है। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, यह महज संयोग है। फैंग चेन, वह आदमी जिसका सीनियर भाई लुओ ने पीछा किया था। तुम कमीने अभी भी जीवित हो। ये वास्तव में एक संयोग है। सामने खड़ा आदमी आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगा। हान शियांग ने भौहें सिकोड़ ली और उस आदमी के शब्दों से वह बहुत दुखी हो गई। ताज़ावा, तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम फिर से जूनियर भाई फैंग को अपमानित करोगे तो हमें सहयोग जारी रखने की जरूरत नहीं है। उसने रूखेपन से कहा, जूनियर बहन हान, अगर यह आदमी एल्डर लुओ को अपमानित करता है तो ये जीवित नहीं बचेगा, इसलिए इस आदमी पर दया क्यों करें? अगर वह एल्डर लुओ को अपमानित करता है तो हम केवल ये कह सकते हैं कि वह मरने का हकदार है। तियानजी बहुत असंतुष्ट था जब उसने देखा कि हान जियांग ने इस तरह से फैंग चेन का बचाव किया। कहा, उसी समय फैंग चेन को देखने वाली उसकी आंखें थोड़ी अधिक भयावह और जानलेवा थीं। हाँ, वरिष्ठ बहन हान, हमें ऐसे नश्वर लोगों पर दया क्यों करनी चाहिए? तियानजी के बगल में खड़े अनुयायी ने भी फैंग चेन को तिरस्कार से देखते हुए कहा। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी। अगर हान जियांग वहां नहीं होता तो वह अपने वर्तमान चरित्र के साथ उन दोनों को बहुत पहले ही मार चुका होता। हान शियांग की अभिव्यक्ति और भी अधिक ठंडी हो गई। मैं इसे फिर से कहूंगा, यदि आप जूनियर भाई फैंग को फिर से अपमानित करते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। हान जियांग की ठंडी अभिव्यक्ति को देखकर उन दोनों में से किसी ने भी उसे उकसाने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हान जियांग ने फैंग चेन को देखा और कहा, जूनियर भाई फैंग, आपको अब से मेरा अनुसरण करना चाहिए। मेरी चेतना विशेष है। जब तक मैं आसपास हूँ वे आपको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इन शब्दों के बारे में फैंग चेन को कोई संदेह नहीं था। उसने हान जियांग और अन्य लोगों की खोज करने के लिए आत्मा स्वर्ग की राक्षसी आंखों पर भरोसा किया। हान जियांग ने उसे केवल अपनी आध्यात्मिक चेतना से खोजा। आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक चेतना का पता लगाना मूल रूप से खुद को केंद्र में रखकर एक चक्रीय अन्वेषण है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी आध्यात्मिक चेतना शक्तिशाली है। इससे पहले कि फैंग चेन कुछ बोल पाती, तियानजे ने कहा, जूनियर सिस्टर हान, नहीं। अब सीनियर भाई लुओ, सीनियर सिस्टर बाय और अन्य लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो हम केवल अपने लिए ही परेशानी खड़ी करेंगे। अनुयायी ने यह भी कहा, हाँ वरिष्ठ बहन हान, हम ये बोझ अपने साथ नहीं ले जा सकते। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे वरिष्ठ भाई लुओ को सौंप दिया जाए। ये बच्चा वैसे भी मर चुका है। हाँ, दोनों ने बात जारी रखी। हान जियांग की अभिव्यक्ति फिर से ठंडी हो गई। उसने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप सीधे जा सकते हैं। यदि आप जूनियर भाई फैंग को लुओ शियू को सौंपने की हिम्मत करते हैं तो आप कभी नहीं रुकेंगे। जब दोनों ने ये सुना तो वे तुरंत चुप हो गए। हालांकि तियानजी की ताकत अधिग्रहित दुनिया के 6वें स्तर पर है, लेकिन उसका अनुयायी 5वें स्तर पर है। लेकिन अगर हान जियांग की आध्यात्मिक चेतना न होती तो वह वास्तव में इस नई दुनिया में अपनी इच्छा से अन्वेषण करने में सक्षम नहीं होता। वे केवल फैंग चेन को धमकी भरी निगाहों से देख सकते थे और फैंग चेन को उनके साथ न जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। फैंग चेन ने उन्हें अनदेखा किया और हान जियांग से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन हान, लेकिन मैं यह अकेले कर सकता हूँ, इसलिए मैं वरिष्ठ बहन हान को कोई परेशानी नहीं दूंगा। ये सुनकर तजावा और अन्य 2 लोग गर्व से भर गए और सोचने लगे कि उनकी धमकी काम कर गई। हालांकि हान जियांग समझ गया कि फैंग चेन वास्तव में खुद को नीचे नहीं खींचना चाहती थी। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैंने मास्टर से वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगी और मुझे ये करना ही होगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे नीचे नहीं घसीटना चाहते। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हें कभी नहीं पा सकेंगे। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन, लेकिन मुझे केवल अपने आप पर विश्वास है। वह एक व्यक्ति के रूप में हान जियांग पर भरोसा करता था, लेकिन वह अपने आसपास के 2 तियानजेस पर भरोसा नहीं करता था। हान जियांग कुछ कहने ही वाला था, तभी फैंग चेन को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा।
उसका चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। हान शियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अगले ही पल उसे लगा कि सभी दिशाओं से 10 से अधिक आकृतियां आ रही हैं। और जिस दिशा से वह आया था, ठीक उसी दिशा में फैंग चेन देख रहा था। इससे वह बहुत हैरान हो गई। फैंग चेन को वास्तव में लगा कि कोई उसके परिवार से भी तेज गति से आ रहा है। जूनियर भाई फैंग, जल्दी चलो, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। वह समझ गई कि इस विषय पर बात करने का ये सही समय नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से कहा। तियानज़े दंग रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि लुओ शियू उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में उत्साह की चमक उठी। अगर तुम लुओ शियू को फैंग चेन को पकड़ने में मदद करो। यह लुओ को खुश करने का एक शानदार मौका था। फैंग चेन वहां नहीं रुका और जाने ही वाला था। हालांकि तियानज़ी और उसके अनुयायी उसके सामने रुक गए और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ये देखकर फैंग चेन के चेहरे पर उदासी छा गई और वह समझ गया कि दूसरा पक्ष उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और पीछे से पीछा करने वालों के आने का इंतजार कर रहा था। दूर जाओ, वह बकवास करने की योजना नहीं बना रहा है। काली चीखती तलवार प्रकट होती है। इसे एक तलवार से काट दो। अब वह हाउटियन क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। उसने 2 चैनल खोल लिए हैं और उसके पास तलवार और युद्ध का दोहरा दाव वेन है। ये वह कमजोर व्यक्ति नहीं है जिसे छठे स्तर पर गंभीर चोट से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब मैंने फैंग चेन को एक खतरनाक तलवार से वार करते देखा, तियानज़ी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। टकराना, लेकिन फिर भी वह फैंग चेन की तलवार से उड़ गया। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन झटके से उसकी छाती हिल गई थी। ये कैसे संभव है? तियानज़े ने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। वह केवल चौथे स्तर पर था, इसलिए उसके पास इतनी लड़ने की शक्ति नहीं होनी चाहिए थी। युवा मास्टर, अनुयायी फैंग चेन को रोकना जारी रखना चाहते थे। हान जियांग ने देखा कि फैंग चेन वास्तव में एक तलवार से तियानज़े को हरा सकता है। एक पल के लिए हिचकिचाया और चिल्लाया, चलो देखते हैं कि मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जेड तलवार पकड़ ली और अनुयायियों को रोक दिया और एक तलवार से उन्हें पीछे धकेल दिया। जूनियर भाई फैंग, जाओ, उसने फैंग चेन को चिल्लाकर कहा। फैंग चेन को महसूस हो गया था कि पीछा करने वाले उसके करीब आ रहे थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सीधे एक जगह भाग गया। तियानज़े उसे रोकना चाहता था, लेकिन फैंग चेन ने एक्सट्रीम शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया और उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह घने जंगल में गायब हो गया और जब फैंग चेन केवल 5 सांसों के लिए बाहर निकला तो 20 से अधिक आकृतियां तुरंत हान जियांग और अन्य 2 के सामने प्रकट हुईं। लुओ शियू, बाई जियांग आदि सभी उनमें से थे। उन्होंने हान शियांग और अन्य 2 को भौहें सिकोड़ कर देखा। लुओ शियू ने पूछा, वो कमीना कहाँ है? हान जियांग कहने ही वाली थी कि वह नहीं जानती, लेकिन तियानज़े ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां फैंग चेन भाग गया था और चिल्लाया, भाई लुओ, वह कमीना वहां भाग गया। ये सुनकर लुओ शियू खुश नहीं हुआ, बल्कि आगे बढ़ा और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, जब तुमने उस कमीने को देखा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? थप्पड़ खाने के बाद तियानज़े ने गुस्सा होने या विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने जमीन पर घुटने टेक कर समझाया, भाई लुओ, मैं उसे रोकने जा रहा था, लेकिन वह आदमी बहुत कपटी था। उसने मुझ पर पहले ही हमला कर दिया। मैंने गलती से उसे भागने दिया और उसने उस कमीने की मदद की। मैं उसे रोक नहीं सका। उसने हान शियांग की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह चाहता था कि हान शियांग उसके लिए दोष ले ले। हान शियांग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और लुओ शियाओ को ठंडी निगाहों से घूरता रहा। लुओ शियू ने हान जियांग को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने ठंडी सांस ली और कहा, उस जानवर को मारने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। चल दर। इसके बाद उसने सभी को उस दिशा में पीछा करने के लिए प्रेरित किया जिस दिशा में फैंग चेन भागा था। तियानज़े ने लुओ शियू और अन्य लोगों को जाते हुए देखा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। यद्यपि संप्रदाय में उसका कुछ दर्जा था, फिर भी वह लुओ शियू और अन्य लोगों से बहुत हीन था। इस बयान ने निस्संदेह संप्रदाय में उनके भविष्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वो कमीना, उसका चेहरा उदास था। ये सब फैंग चेन का ही कमाल है, उस कमीने का। अगर वह न होता तो वह लुओ शियू और दूसरों को कैसे नाराज कर सकता था। अगर मुझे वह कमीना फिर से मिला तो मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हान शियांग बहुत ही ठंडी और उदास लग रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसने बस तियानजी की ओर देखा और हल्के से कहा, चलो चलें। तियानजी दंग रह गया और अविश्वास से हान जियांग को देखने लगा। उसने सोचा कि हान जियांग ने फिर से सहयोग करने की योजना नहीं बनाई है। हान जियांग ने हल्के से कहा, आप और मैं सिर्फ खजाना हड़पने के लिए सहयोग कर रहे हैं। खजाना हड़पने के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चूंकि यह शुद्ध सहयोग है, इसलिए उस व्यक्ति की भावनाओं को फिलहाल एक तरफ रखा जा सकता है। वैसे भी सहयोग के बाद हमारा दूसरे पक्ष से कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप चालाकी न करें, अन्यथा। तियानजे ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर सिस्टर हान, कृपया चिंता न करें। फैंग चेन दूर भाग गया, लेकिन लुओ शियू और उनके पीछे के अन्य लोग कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों पक्षों के बीच की दूरी केवल 5 मील थी और वे लगभग एक दूसरे के आकार देख सकते थे। उसी समय लुओ शियू लोगों को उसे घेरने का आदेश देता रहा। उसका इरादा फैंग चेन को घेरने का था। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना और आत्मा दानव आंखों से इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे पृथ्वी से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया। अपने और पीछे से पीछा करने वालों के बीच कुछ दूरी बनाने की योजना बनाएं। लुओ शियू और बाई जियांग में स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने उपहास किया और लुओ शियू ने कहा, भागने का तावीज। आपको सचमुच नहीं लगता कि यह केवल आपके पास ही है ना? लुओ शियू और बाई जियांग ने भी अर्थ एस्केप तावीज निकाला और उनके ग्रेट फैंग चेन से भी बेहतर थे। न केवल फैंग चेन ने उन्हें दूर धकेला, बल्कि दोनों पक्षों के बीच की दूरी और भी कम होती गई। ये देखकर फैंग चेन को समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष का पृथ्वी से बचने का तावीज उसके मुकाबले कमजोर नहीं था। यदि वह ऐसा ही करता रहा तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने नक्शा जादुई हथियार निकाला, जो डू तियानकियान का नक्शा जादुई हथियार था। जब फैंग चेन एकांतवास में था तो उसने पाया कि इस मानचित्र जादुई हथियार को अन्य मानचित्र जादुई हथियारों से एकत्रित डेटा के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे उसका अपना हथियार अधिक परिपूर्ण बन सकता है। उनके हाथ में मौजूद नक्शे का जादुई हथियार दर्जनों लोगों के साथ एकीकृत किया गया है। ये कहा जा सकता है कि यह बहुत संपूर्ण है और लगभग इस छोटी सी दुनिया को रिकॉर्ड करता है। मानचित्र के माध्यम से फैंग चेन देख सकता था कि ऐसे कई स्थान थे जिन्हें दर्ज नहीं किया गया था और उन्हें खतरनाक स्थान शब्द से चिन्हित किया गया था। फैंग चेन समझ गया कि ये जगहें खतरनाक होंगी, लेकिन वह डर नहीं रहा था। इसके बजाय उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ अंदर चलो और घूमो। फिर वह निकटतम खतरनाक स्थान की ओर भाग गया। नई दुनिया बड़ी नहीं है और पृथ्वी से बचने की तावीज और धूपबत्ती की मदद से वह समय आ गया है। यह एक अजीब घना जंगल है। पेड़ हमेशा की तरह हरे नहीं हैं, बल्कि खून की तरह लाल हैं। इस जंगल के अजीब रंग की वजह से आसमान भी लाल दिखता है और सब कुछ अजीब है। इस जगह को रक्तधुंध वन के रूप में चिन्हित किया गया है और यह खतरों से भरा है। अभिलेखों से ऐसा लगता है कि यहाँ कई राक्षस हैं जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए, फैंग चेन ने खुद से कहा। उसी समय पीछे से लुओ शियू और बाई जियांगमेई ने भी उसका पीछा किया। ये देखकर फैंग चेन ने संकोच नहीं किया और सीधे रक्तधुंध जंगल में भाग गया। लुओ शियू और बाई जियांगमेई रुक गए और भौहें सिकोड़कर रक्तधुंध वन को देखने लगे। वे स्वाभाविक रूप से इस रक्तधुंध जंगल के बारे में जानते थे और यहाँ तक कि उन्हें धड़कन की भावना भी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें प्रवेश करेगा। क्या ये बच्चा मौत से नहीं डरता? लुओ शियू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? बाई जियांगमेई ने पूछा। पीछा करो, क्यों नहीं? लेकिन जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछा करने से पहले सभी के आने तक प्रतीक्षा करें। लुओ शियू ने कहा, हालांकि यह अंदर खतरनाक है, लेकिन ये जीवन के बिना नहीं है। इस बार हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह कमीना मर चुका है और हम उसे और सांस लेने का मौका नहीं दे सकते। ठीक है, बाई जियांगमेई ने सिर हिलाया। दूसरों को भी उनके करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब उन्हें पता चला कि वे खून के धुंध वाले जंगल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। ऐसे लोगों की संख्या और भी अधिक है जो इसे छोड़ना चाहते हैं तथा इसे जारी नहीं रखना चाहते। लुओ शियू ने ये देखा और ठंडे स्वर में कहा,
कनिष्ठ भाइयों और बहनों, आप सभी ने एल्डलुओ के लाभों को स्वीकार कर लिया है और एल्डलुओ से वादा किया है। यदि आपको लगता है कि लाभ स्वीकार करने और कुछ न करने के बाद आप बाहर जाने के बाद सुरक्षित रहेंगे, तो बस चले जाए। जैसे ही ये शब्द निकले, जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते थे, वे अचानक रुक गए। वे जानते थे कि लुओ तियानिक्सियाओ कितना क्रूर था। अगर उसने पैसे लिए और कुछ नहीं किया, तो भविष्य में उसे हर जगह निशाना बनाया जाएगा। बाई जियांगमेई ने कहा, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह अंदर खतरनाक है, लेकिन खतरे का स्तर बहुत अधिक नहीं है। जब तक हम सहयोग करते हैं और सतर्क रहते हैं, हम ठीक रहेंगे। इसके विपरीत, वो कमीना मेरे सामने अकेला है, हो सकता है कि वह जाने के तुरंत बाद मर जाए। ये शब्द मिठाई के एक टुकड़े की तरह थे, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। ये देखकर लुओ शियू ने हाथ हिलाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। लोगों का एक समूह बड़ी ताकत के साथ रक्तधुंध वन में प्रवेश कर गया। रक्तधुंध वन अत्यंत शांत था, मानो वहां कोई पक्षी, राक्षस या यहाँ तक कि हवा भी न हो। फैंग चेन लगातार खून के पेड़ों के बीच से गुजरने के लिए अत्यधिक छायादार पैरों पर निर्भर था। उसी समय आत्मा दानव की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, हमेशा आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रही थी। जब वह लाल घास के मैदान के पास पहुंचा तो फैंग चेन उसे सीधे पार करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा दानव आंख से उस पर नजर डाली, आकृति ने तुरंत उसे बलपूर्वक रोक दिया। वह सीधे कुछ ही फीट दूर रक्त लाल घास में कूद गया। दूसरों की नज़र में इस घास में कोई असामान्य बात नहीं है, सिवाय इसके कि यह अधिक लाल है। लेकिन फैंग चेनहुन की राक्षसी आंखों में असंख्य घनी घनी कीड़े मकोड़े अपने शिकार की प्रतीक्षा में छटपटा रहे थे। यह एक ऐसा कीड़ा था जिसे फैंग चेन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इसने उसके सिर की त्वचा को सुन्न कर दिया। यदि मैं सचमुच अभी आकाश से गुजरूं तो निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। वह एक ओर से सीधे घूम गया, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह विपरीत दिशा में ही रुका रहा। जब उसे लुओ शियू और अन्य लोगों के आने का आभास हुआ तो वह आगे बढ़ता रहा। बैदी से होते हुए वे लुओ शियू और अन्य लोगों के पीछे पीछे घास के मैदान तक पहुंचे। जब वे पहली बार आए तो वे बहुत सतर्क थे। उन्हें डर था कि कहीं अज्ञात जीव उन पर हमला न कर दें। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वह खूनी जंगल अजीब लग रहा था और शुरू से अंत तक कोई खतरा नहीं था। धीरे धीरे वे शांत हो गए। लुओ शियू और बाई जियांगमेई टीम के केंद्र में थे और वे हमेशा बहुत सतर्क रहते थे। वे उच्च स्तर पर थे और रक्तधुंध वन के संकट को महसूस कर सकते थे। जब वे चरागाह पर पहुंचे तो जन्मोत्तर क्षेत्र के 5वें स्तर के 3 प्रमुख भिक्षुओं ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे उसमें कदम रख दिया। बाकी लोगों को इसकी परवाह नहीं थी और वे भी उनका अनुसरण करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही बाकी लोग आगे बढ़ने वाले थे, अचानक घास का मैदान उमड़ पड़ा। घने रक्त के धब्बे प्रसवोत्तर क्षेत्र के 5वें स्तर के 3 भिक्षुओं की ओर दौड़े। एक पल में वे कसकर लिपटे हुए थे। तीनों ने विरोध करना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खून के कीड़े जो इतने छोटे थे कि उन्हें मुश्किल से देखा जा सकता था, उन पर चिपक गए। वे मांस को काटने लगे और खून चूसने लगे। आह! तीनों दर्द से चीख उठे। उनके पीछे खड़े लोगों के चेहरे तब बदल गए जब उन्होंने ये देखा। उन सभी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्लडवर्म पर हमला किया। इतने सारे लोगों के हमले ने एक निश्चित भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सतह पर मौजूद ब्लडवर्म केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। मैनोर क्योंकि उनके हमले से रक्त कीड़े क्रोधित हो गए, वे टिड्डियों के ज्वार की तरह दौड़ पड़े। पलायन! लुओ शियू का चेहरा एकदम बदल गया। वह दहाड़ता हुआ एक तरफ भाग गया। अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए और रक्त कीड़े भी उसके पीछे पीछे चले आए। हालांकि कई मील तक भागने के बाद रक्त कीड़ों ने पीछा करना बंद कर दिया और मूल स्थान पर वापस आ गए तथा पुनः रक्त रंग की घास में बदल गए। लुओ शियू और अन्य लोग राहत की सांस ले पाए और जब उन्होंने लोगों की गिनती की तो उनके चेहरे पर विशेष रूप से उदासी थी। अभी भी 18 लोग जीवित हैं और बाकी सभी खून के कीड़ों के हाथों मारे गए। लानत है कमीने पर! लुओ शियू का चेहरा राख जैसा हो गया था और जिस दिशा में वे चल रहे थे उसी दिशा में फैंग चेन भी चला था। ये फैंग चेन ही होगा जिसने ब्लडवर्म की खोज की और ब्लडवर्म के हमले की सीमा में उनका स्वागत किया। इस कमीने ने ब्लडवर्म की खोज कैसे की? क्या उसके पास कोई शक्तिशाली धारणा गुप्त विधि है? लुओ शियू को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। आखिरकार फैंग चेन प्रसवोत्तर क्षेत्र का केवल 4था स्तर था। वह वहां है। इस समय बाई जियांगमेई ने किनारे से चिल्लाकर कहा।
लुओ शियू ने बाई जियांगमेई की आंखों का अनुसरण किया और जल्दी से 1 मील दूर जाकर नजरें टिका दी। फैंग चेन उन्हें चंचलता से देख रहा था, जैसे कि वह किसी जोकर को देख रहा हो। इस तरह की तिरस्कार भरी नजरों ने तुरंत सभी को क्रोधित कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा फैंग चेन को एक चींटी के रूप में माना था। पीछा करना। लुओ शियू भी क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बाकी लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया, वे सब उसके पीछे दौड़ पड़े। ये देखकर फैंग चेन भी पलटकर भाग गया। इतने सारे लोगों के सामने वह इतना मूर्ख नहीं था कि वह ये सोचे कि वह अजेय है। एकमात्र उम्मीद यह थी कि वह भाग निकले और एक एक करके उन्हें हरा दे।